हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 24 अगस्त का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं कि एक नया कोर्स जो लॉन्च किया गया है, कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच, तो ये आप बाई कर सकते हैं। 5 सितंबर से पहले आप इसे बाई करें, क्योंकि इसके बाद में इसका प्राइस है वो 649 हो जाएगा। अभी तक यहाँ पे 4 सेशंस हो चुके हैं। एक इसमें आपको डेमो वीडियो अवेलेबल करवाया गया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उससे आपको समझ में आएगा किस प्रकार की अप्रोच रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। 20 क्वेश्चंस हम हर सेशन में डिस्कस करेंगे। कुल मिला के ऐसे 100 सेशंस होंगे। इसका मतलब 2000 क्वेश्चंस, और ये 2000 नए क्वेश्चंस हैं, कहीं से भी पुराने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं। ठीक है। इसके अलावा बता दूं आपको, यहाँ हर एक सेशन का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो पीडीएफ पहले आप सॉल्व करके उसके बाद में वीडियो सेशन देखते हैं तो बहुत इफेक्टिव रहता है ये तरीका, और काफ़ी कुछ नई चीज़ें मिलेंगी आपको देखने को। तो कॉमन एरर विशेष अगर बात करें तो कॉमन एरर के साथ साथ एक बात और है, इसी के अंदर आप हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी मेरे साथ करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी। इसमें जो वोकैबलरी होती है, मीन्स वैसा नहीं बता रहा मैं कि वोकैबलरी अलग से है, लेकिन वोकैब जो भी सेंटेंस में आती है वो भी हम साथ में डिस्कस करते हैं। तो एक अलग अप्रोच है, अच्छा एक डिफरेंट प्रकार का कोर्स डेवलप किया गया है, या बाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन पर एक ग्रामर का कोर्स और एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच ये भी चल रहा है। ठीक है। तो ये सारे ही कोर्सेज इस तरह के हैं कि आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। जल्द ही मैं यहाँ पे लॉन्च करूँगा आरएएस के लिए, आरएएस मेंस के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो उसके लिए एक कोर्स यहाँ पे जल्द ही आने वाला है। उसके बाद में मैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी जल्द ही यहाँ पे लेकर आऊँगा। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप इस एप्लीकेशन पर जुड़ें सबसे पहले, उसके बाद डेमो वीडियोज़ देखें, फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कौन से कोर्स में आपको जाना चाहिए। आज का एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे। आज के एडिटोरियल में पहले वर्ड्स नहीं लिए हैं, क्योंकि आज के एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। 2 एडिटोरियल्स जो आज दे रखे हैं आपको आज के न्यूज़पेपर में, इसमें से एक ये वाला एडिटोरियल मुझे लगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दूसरे की तुलना में। दूसरा तो पॉलिटिकल आर्टिकल था ही, खैर पॉलिटिकल ये भी है, लेकिन थोड़ा सा ठीक लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ये लिया। स्टेइंग इन्वेस्टेड इसका टाइटल है। देखो क्या अप्रोच रहती है, जो भी नए स्टूडेंट्स हर दिन जुड़ते हैं उनको बता दूँ कि अप्रोच हमारी ये रहेगी कि सेंटेंस में आपको कौन सा सब्जेक्ट है वो अंडरलाइन करके रेड कलर में अलग से दे रखा है। जो भी डिफ़िकल्ट वोकैब है वो इस प्रकार से अलग कलर में आपको दी गई है। कहीं पर आपको बॉक्स में भी ये वर्ड्स नज़र आएंगे, जैसे कि इस प्रकार से बॉक्स बना के भी आपको दिया गया है। तो वोकैब आप देखेंगे, ट्रांसलेशन होगा ही यहाँ पे, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आप सीखते हैं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आपको सीखना है तो वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच आप बाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ आप करंट हैपनिंग्स जो भी हैं वो आप समझ जाते हैं। तो एक सेशन जहाँ पे 30-35 मिनट 40 मिनट जो भी एक ड्यूरेशन रहता है एक सेशन का, अगर आप रेगुलर देखते हैं मंडे टू फ्राइडे, आप टाइम नोट कर लें इसका, मंडे टू फ्राइडे हर शाम 5 बजे हम ये सेशन देखते हैं। मंडे टू फ्राइडे हर शाम 5 बजे ये सेशन रहता है, और लगभग 2 साल के करीब होने को चले हैं कि ये सेशन रेगुलर चल रहा है। आपको अगर टाइम हो तो पिछले सेशंस भी आप देखें और उनसे नोट्स बनाएं, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक उम्मीद आपसे है कि एक लाइक और एक शेयर ज़रूर आप करेंगे, और एक उम्मीद है कि पहले वाले सेशंस को रिवाइज करके रेगुलर तरीके से देखेंगे, पूरा सेशन देखेंगे। आइए करते हैं स्टार्ट आज का सेशन, स्टेइंग इन्वेस्टेड। देखिए किस बारे में आर्टिकल है। यह आर्टिकल है कि अफगानिस्तान से भारत ने अपनी एम्बेसी जो हैं, दूतावास जो हैं वो खाली करवा लिए हैं। तो इसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है कि भी भारत को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, जैसे कि चाइना ने नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, रशिया ने नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि या तो अपने जो भी एम्बेसीज हैं, जो भी अपना स्टाफ है, वो काबुल एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है। वो मतलब वहाँ पे चाहते हैं कि बने रहें, जो भी इंटरेस्ट उनका काबुल को लेकर है वो बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। तो भारत के लिए एक एडवाइस यहाँ पे मिलेगी लेखक की तरफ से कि भारत को भी उन्हीं की तरह ये मतलब इन्वेस्टेड रहना चाहिए था। स्टेइंग इन्वेस्टेड का मतलब देखिए, जब स्टे लग, जैसे स्टे अलर्ट कह दिया मैंने, तो इसका मतलब आप चौकन्ने बने रहो। ठीक है। मैंने कह दिया कि स्टे पेशेंट मतलब धैर्यवान बने रहो, तो वैसा ही स्टेइंग इन्वेस्टेड का मतलब है बने रहना है भारत को। कैसा इन्वेस्टेड, कि भारत ने जो वहाँ पे अपना इंटरेस्ट लगा रखा है, जो भारत का एक हित है अफगानिस्तान को लेकर, जिस प्रकार का अटैचमेंट का कनेक्शन भारत का है अफगानिस्तान को लेकर, वो कनेक्शन बना रहे, वो जुड़ाव जो है वो डिटाच नहीं होना चाहिए, वो अटैचमेंट बना रहना चाहिए। इसी को लेकर एडिटोरियल है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं ये और देखते हैं कि क्या कुछ इस
एडिटोरियल में खास है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का निर्णय, ये सब्जेक्ट है निर्णय। क्या निर्णय था? टू आस्क द MEA। MEA का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय को बोलते हैं। तो इनका जो डिसीजन है क्या कि इन्होंने विदेश मंत्रालय से कहा टू ब्रीफ का मतलब है इन्फॉर्म करना। यहां पे जो ब्रीफ का मतलब है इन्फॉर्म करना है, इसका इंस्ट्रक्ट करना भी होता है। तो विदेश मंत्रालय से कहा कि भाई आप सूचित करो किसको? सभी पार्लियामेंट्री पार्टीज को, सभी संसदीय पार्टीज को आप क्या कर दो? सूचित कर दो। किस बात को लेकर? ऑन द गवर्नमेंट एक्शंस, सरकार के एक्शंस को, कि हम कैसे स्टेप्स उठाएंगे, क्या एक्शन लेंगे, उस बारे में सभी पार्टीज को बता दीजिए। और एक्शंस कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो ये जो डिसीजन है कम्स, ये आया है, कब आया है? एज क्वेश्चंस ग्रो, जब क्वेश्चंस उठे हैं। अब वैसे तो इसको पढ़िए तो कम्स यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पे ग्रो है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन आप इस तरीके से लोगे कि ये डिसीजन आता है जब जब क्वेश्चंस उठते हैं। तो ये कोई हैबिचुअल टास्क नहीं है, फ्रीक्वेंट हैपनिंग एक्शन नहीं है, इसलिए आप इसको लीजिए पास्ट में। ये डिसीजन कब आया? ये तब आया जब क्वेश्चंस उठे। किस बारे में? गवर्नमेंट की प्लानिंग को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर। और योजनाएं किसको लेकर? कंटिंजेंसीज देयर। कंटिंजेंसी का मतलब होता है कि भविष्य में किस प्रकार का रुख अपनाएगी सरकार, ठीक है, भविष्य कैसा होगा। तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो होती है उसको कंटिंजेंसी बोलते हैं, ठीक है, भविष्य की संभावना को लेकर। विद द तालिबान टेक ओवर, तालिबान के अधिग्रहण के साथ। टेक ओवर का मतलब सीजर है, कैप्चर है, तालिबान का अधिग्रहण है। फोर्सफुली अगर कोई अधिग्रहित करता है, चीजों को अपने अधीन ले लेता है, उसको टेक ओवर बोलते हैं। टेक ओवर यहाँ पे नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफे दे रखा है। अपोस्ट्रोफे जिससे शब्द के साथ होता है वो भी नाउन होता है, और अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द होता है वो भी नाउन ही होता है। तो यहां से यहां तक एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो डिसीजन है, इन्होंने क्या डिसीजन लिया? विदेश मंत्रालय से कहा कि सभी संसदीय पार्टियों को आप इत्तला करें, इनको इन्फॉर्म करें किस बात पर? गवर्नमेंट के एक्शंस को लेकर, कि गवर्नमेंट कैसे एक्शंस ले रही है अफगानिस्तान में, वो सब बता दीजिए इनको। तो ये जो डिसीजन आया है वो कब आया है? जब क्वेश्चंस उठने लगे। क्वेश्चंस की वर्ब ये है, गवर्नमेंट की प्लानिंग को लेकर। प्लानिंग क्या? कि भविष्य में क्या आपकी योजनाएं हैं, उनको लेकर कुछ क्वेश्चंस उठाए अपोजिशन पार्टीज ने, तो इन्होंने ये काम किया, ठीक है। और तालिबान का टेक ओवर के बाद की बात कर, तालिबान का टेक ओवर हो गया। अब देखिए, पहले तो मैत्रीपूर्ण संबंध थे, पहले तो अमिटी यहाँ पे देखने को मिलती थी। अमिटी एक वर्ड होता है भी, मित्रता, AMITY, मित्रता। तो पहले तो मित्रता थी अफगानिस्तान के साथ, अब तालिबान एक नई सत्ता वहां पे आ गई है। तो फिर अब भारत का रुख कैसा रहेगा, भारत कैसे स्टेप्स यहाँ पे उठाएगा भविष्य में, उसको लेकर प्रश्न उठाए। उन प्रश्नों को बताने के लिए इन्होंने कहा विदेश मंत्रालय से कि आप इनको सूचित करो। तो डिसीजन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कम्स है। यहाँ पे क्वेश्चन सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब ग्रो है। ब्रीफ का मतलब इन्फॉर्म करना है, कंटिंजेंसी का फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। ये कुछ था इसके अंदर। आगे देखिए, कह रहा है कि सिंस अगस्त 15 अगस्त से, वैन द तालिबान, तालिबान से पहले द लगता है, ठीक है। वैसे ये तालिबान के लिए नहीं है, तालिबान मिलिशिया को लेकर है। मिलिशिया एक नाउन है, इसका मतलब नागरिक सेना है। ये वैसे ट्रेंड मतलब सिटीजन्स हैं, सोल्जर्स की तरह ट्रेंड किए गए सिटीजन्स हैं। ये वो नहीं है, प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं है, ये अर्ध सैनिक कहला सकते हैं, आधे सैनिक के जैसे होते हैं, ठीक है। तो 15 अगस्त से जब से तालिबान के जो लड़ाके हैं इन्होंने एंटर किया, एंटर है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब जहां कहीं मैं बोलता हूं इसका मतलब ये है कि इसका ऑब्जेक्ट बाद में होगा। तो यहां पे काबुल है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए एंटर के साथ में इनटू की आवश्यकता आपको नहीं है। कई बार हमें लगता है, रटते हैं हम लोग के एंटर में इनटू लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ये जो फीचर है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका वो याद रखें। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट सीधा लग गया। अगर इनटू आप लगाते हैं यहाँ पे, तो फिर इनटू का ऑब्जेक्ट भी आपको चाहिए होता, क्योंकि प्रेपोजिशन ऑल्सो रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। वो नहीं हो पाता यहाँ पे, इसलिए वो गलत हो जाता, ठीक है। तो 15 अगस्त से जब से तालिबान के जो लड़ाके हैं उन्होंने काबुल में प्रवेश किया, द गवर्नमेंट, ये भारत सरकार की बात है, इसमें शामिल इंक्लूडिंग है, प्रेपोजिशन है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बोथ आर प्रेपोजिशंस, जिसमें MEA शामिल है और डिफेंस मिनिस्ट्री शामिल है। हैज बीन अंडरस्टैंडेबली ऑक्यूपाइड विद, तो समझ में आता है अंडरस्टैंडेबली, तो ये बात समझ में आती है कि ये जो सरकार है, अब इंक्लूडिंग इनको मिलाकर, इसमें विदेश मंत्रालय भी शामिल है और रक्षा मंत्रालय भी शामिल है। तो इंक्लूडिंग से पहले, चूंकि इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन हो गया, एंड प्रेपोजिशन नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, इट मींस वी विल कंसीडर बोथ द थिंग्स एज ऑब्जेक्ट्स।
यहाँ MEA और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट हो गए। एंड यू नो वेरी वेल कि वर्ब जो है वो डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर, तो ये गवर्नमेंट है, इसकी वर्ब यहाँ पे हैज बीन दे रखी है। अंडरस्टैंडेबली एडवर्ब है। ऑक्यूपाइड विद का मतलब होता है बिजी होना, तो ये समझ में आता है कि सरकार है बिजी रही है किसमें, द चैलेंजिंग इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स। नेशनल्स का मतलब सिटीजन्स, नागरिक। चैलेंजिंग मतलब काफ़ी मुश्किल जो है, बहुत ही डिफिकल्ट जो है। इवैक्यूएशन का मतलब है कि खतरे के स्थान से खाली करवाना, टेक आउट करना, रिमूव करना। भारत के नागरिक जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाल कर भारत लेकर आने का जो काम है, इसमें बिजी रहा है भारत की सरकार। ठीक है, तो 15 अगस्त से जब से तालिबान के लड़ाकों ने प्रवेश किया काबुल में, सरकार जिसमें MEA और डिफेंस मिनिस्ट्री शामिल हैं, ये सरकार जो है ये समझ में आता है कि ऑक्यूपाइड रही है, वो मतलब बिजी रही है किसके साथ, चैलेंजिंग इवैक्यूएशन के साथ। इवैक्यूएशन नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण जो इवैक्यूएशन का काम करवाना है। इवैक्यूएशन इवैक्यूएट करने का प्रोसेस है। इवैक्यूएट एक वर्ब होती है, इवैक्यूएशन एक नाउन होता है। TION एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, ये मैंने बताया था। इवैक्यूएशन का मतलब हो गया खतरे के स्थान से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो भारतीय नागरिक जो वहां फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने का चुनौतीपूर्ण कार्य सरकार कर रही है, काफी व्यस्त चल रही है, और समझ में भी आता है कि हाँ ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, आगे है इन एडिशन, इसका मतलब इसके अतिरिक्त। द गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट का निर्णय। फिर बता दूं कि अपोस्ट्रोफी जहां पे होगा वो आपका नाउन, और अपोस्ट्रोफी के बाद जो शब्द होगा वो भी नाउन, तो डिसीजन भी नाउन और गवर्नमेंट भी नाउन। इसके अतिरिक्त सरकार का जो निर्णय है, क्या निर्णय है, टू इवैक्यूएट द एंटायर एम्बेसी। एंटायर का मतलब कंप्लीट है, टोटल है। इवैक्यूएट का मतलब खतरे के स्थान को खतरे का स्थान खाली करवाना। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त सरकार का जो निर्णय है, क्या निर्णय, टू इवैक्यूएट द एंटायर एम्बेसी स्टाफ, कि पूरे के पूरे एम्बेसी स्टाफ, दूतावास का जो स्टाफ है, एम्बेसी एक दूतावास जो कि एक प्रकार से कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स कह सकते हो, जहाँ पे हमारे जो ऑफिशियल काम है उस देश को लेकर वो हमारे देश के कुछ राजदूत संभालते हैं, एम्बेसडर संभालते हैं, उस ऑफिस को एम्बेसी कहा जाता है। तो इसके अलावा सरकार का जो डिसीजन है, क्या डिसीजन था, कि पूरे के पूरे एम्बेसी स्टाफ को इवैक्यूएट करें, वहाँ से हटाकर भारत का लेके आए। एंड सिक्योरिटी पर्सनल, पहली बात तो ये प्लूरल शब्द होता है भाई, पर्सनल का मतलब कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉइज स्टाफ कह सकते हो, और सुरक्षा जो कर्मी हैं उनको इवैक्यूएट करें फर्स्ट, पहले। ठीक है, औरों से पहले इनको, आम नागरिक हैं उनको बाद में, पहले इनको निकाल कर लेके आना डिसीजन जो है। इस डिसीजन ने, ये इसकी वर्ब है, हैज मेड इट मोर डिफिकल्ट, इस चीज ने बड़ा मुश्किल कर दिया है, ज्यादा मुश्किल कर दिया है, क्या, टू फैसिलिटेट दोज इंडियंस। अब देखो फैसिलिटेट जो शब्द है इसके काफी सारे मायने होते हैं। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजियर, टू मेक समथिंग ईजियर, किसी चीज को अधिक आसान कर देना। इसका मतलब हेल्प या एड भी होता है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग यही है। ठीक है, सहायता करना। तो कह रहा है कि इसको मुश्किल कर दिया, कि उन भारतीयों की सहायता मुश्किल कर दी। कौन सा भारतीय, एज वेल एज लॉन्ग टर्म वीजा होल्डिंग अफगान सिख्स, साथ साथ में काफ़ी लंबे समय से जो वीज़ा लेकर वहाँ रह रहे थे अफगानी जो सिख लोग हैं उनके लिए, एंड हिंदूज और हिंदुओं के लिए, नीडिंग टू रिटर्न, जिनको आवश्यकता थी वापस लौटने की। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके अलावा गवर्नमेंट का जो निर्णय है कि पूरे के पूरे एम्बेसी स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सनल को पहले इवैक्यूएट करें, इसने मुश्किल कर दिया है उन भारतीयों और अफगान सिखों और साथ में हिंदुओं को जो इनको आवश्यकता है रिटर्न करने की, वापस लौटने की, तो उनकी सहायता इसने मुश्किल कर दी। पहले नंबर लिया इनका, उसके बाद सेकेंडरी प्रायोरिटी रखी इनकी। ठीक है, विद मोस्ट ऑफ द इंडियंस बेस्ड इन अफगानिस्तान रिटर्निंग होम, विद प्रीपोजिशन लग गया तो ये देखो ING लग गया। मोस्ट है, अधिकांश का मीनिंग दे रहा है। मोस्ट जब अधिकांश का मीनिंग देगा, दिस पॉइंट हैज बीन टोल्ड बाय मी मैनी टाइम्स, मैंने बहुत बार बताया है आपको ये, कि वेन एवर मोस्ट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट, देन वी नीड नॉट यूज एनी आर्टिकल, एनी डिटर्मिनर बिफोर इट। तो मोस्ट का मतलब अधिकांश है, इसलिए ना ए है ना द है। ठीक है, तो इस बात के साथ कि भी भारतीय जो है इंडियंस बेस्ड इन अफगानिस्तान, भारतीय जो कि अफगानिस्तान में हैं, रिटर्निंग होम, वो वापस घर लौट रहे हैं। अच्छा, होम से पहले यहाँ प्रिपोजिशन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि होम यहाँ पे एडवर्ब का काम करता है। रिटर्न आप इससे पूछेंगे वेयर, तो आपका आंसर आएगा होम, और वेयर का आंसर है वो एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब से पहले हम प्रिपोजिशन लगाते नहीं हैं, है ना, नाउन होगा तो ही लगाएंगे प्रिपोजिशन, इसलिए यहाँ पे प्रिपोजिशन आएगा नहीं। तो अधिकांश जो भारतीय हैं जो अफगानिस्तान में बेस्ड हैं वो भारत लौट रहे हैं, और एक्सपेक्टेड टू सून, या फिर जल्द ही उनके लौटने की संभावना है। ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट फेस, मस्ट यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है कि गवर्नमेंट को जरूर से जरूर फेस करना पड़ेगा या फेस करेगा, द लार्जर स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस
बड़े स्तर के, लार्जर बड़े व्यापक बड़े स्तर के, स्ट्रेटेजिक का मतलब हो गया रणनीतिक, क्वेश्चंस का मतलब प्रश्न, किस बात को लेकर कि वेदर द इंडियन एम्बेसी वॉज इवैक्यूएटेड टू अर्ली, कि क्या भारतीय दूतावास जो है कहीं ज़्यादा जल्दी तो यहाँ पे इवैक्यूएट नहीं करवा लिया गया, ये पैसिव वॉइस है वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई इस चीज़ के साथ कि अधिकांश भारतीय जो हैं अफगानिस्तान में जो भारतीय जुड़े हुए हैं वो भारत लौट रहे हैं, घर लौट रहे हैं या फिर जल्द ही लौटने की संभावना है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रश्न फेस करने पड़ेंगे। कैसे प्रश्न? इस बात को लेकर कि कहीं भारतीय दूतावास को जल्दी तो यहाँ पे इवैक्यूएट नहीं करवा लिया, कहीं जल्दीबाजी तो नहीं कर दी दूतावास खाली करवाने में, ठीक है। इंडिया हैड अंडरटेकन इवैक्यूएशंस, भारत ने ये जो इवैक्यूएशंस हैं ये अंडरटेक किए थे। अंडरटेक का मतलब ये पहले भी, मतलब इसने, भारत ने ये वहाँ के जो खतरे के स्थान में जो लोग थे उनको वहाँ से हटाकर भारत में लेकर आए थे ड्यूरिंग द 1990s। टू का प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिसको एम्फेसाइज करना हो। तो 1990 में, जब 1996 की ये बात है लगभग, जब तालिबान ने अटैक किया था अफगानिस्तान पर, इसी तरीके से सीज कर लिया था, मतलब सीजर हुआ था, कैप्चर हुआ था, अधिग्रहित हुआ था अफगानिस्तान तालिबान के द्वारा। उस समय भी 1990 के दशक में भी भारत ने ये इवैक्यूएशंस करवाए थे, ठीक है। बट देन, लेकिन उस समय द प्रेजेंस ऑफ इंडियन नेशनल्स, उस समय जो भारतीय नागरिकों की उपस्थिति है वॉज नॉट एज लार्ज, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, जितनी इस बार है उतनी अधिक नहीं थी। एंड इंडियन स्टेक्स, स्टेक्स का मतलब यहाँ पे शेयर कह सकते हो, इन्वॉल्वमेंट कह सकते हो, हिस्सेदारी, या फिर किस तरीके से कितना आप इन्वॉल्व हैं उस चीज़ में। और जो भारतीय हिस्सेदारी है अफगानिस्तान में, वो स्टेक्स वर नॉट सो डीपली रूटेड, वो इतने मतलब गहरे जड़ें उसकी नहीं थी, इतना दृढ़ता से भारत की जड़ें वहाँ पे स्थापित नहीं थी, इतने रिलेशंस प्रगाढ़ नहीं थे, ये कहना चाहता है। तो इंडिया इसकी वर्ब हैड अंडरटेकन, भारत ने इवैक्यूएशंस 1990 के दौरान भी करवाए थे, लेकिन उस समय भारतीय नागरिकों की उपस्थिति जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और भारतीय जो हिस्सेदारी है अफगानिस्तान में वो भी इतने डीप रूटेड या डीपली रूटेड नहीं थे। रूटेड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, डीपली यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा, सो भी एडवर्ब होगा, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा, वर यहाँ पे वर्ब का काम करेगा। तो इंडियन स्टेक्स को देखकर वर है, ठीक है, इस प्रेजेंस को देखकर वॉज है। आगे देखिए, इन द पास्ट 20 ईयर्स, अब यहाँ पे एक काम की बात है कि वेन एवर यू सी इन द पास्ट, ठीक है, इन द लास्ट, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, तो इसीलिए देखो हैज़ बिल्ट दे रखा है आपको, ठीक है, इंडिया की वर्ब है ये। तो पिछले 20 सालों में इंडिया हैज़ बिल्ट कंसिडरेबल इंटरेस्ट, कंसिडरेबल का मतलब सिग्निफिकेंट है, बड़ा है, काफ़ी बड़े स्तर पर। तो भारत ने काफ़ी बड़े स्तर पर क्या किया है, बिल्ट बनाया है, इंटरेस्ट मतलब अपने हित यहाँ पे स्थापित किए हैं, ठीक है। तो पिछले 20 सालों में भारत ने बहुत बड़े स्तर पर अपने इंटरेस्ट यहाँ पे स्थापित किए हैं, इंक्लूडिंग, इसमें शामिल है, ये प्रिपरेशन हो गया, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इसमें बड़े आधारभूत प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग मतलब जो कंटिन्यू चल रहे हैं, ये विकास के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। हेल्प्ड स्क्रिप्ट, फिर समझना, भारत ने पिछले 20 सालों के अंदर बहुत बड़े यहाँ पे हित अपने साधे हैं कहें, या फिर काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी यहाँ पे बनाई है, जिसके अंदर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, जैसे पुल निर्माण, सड़क निर्माण, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, ऑनगोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये हेल्प दे रखा है। तो देखो हैज़ इसने लगाया नहीं फिर से, बाकी यहाँ पे भी हैज़ है, ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हैज़ ऑलरेडी दे रखा है। भारत ने यहाँ पे सहायता की है, अब हेल्प के बाद सीधा V0 है, तो हेल्प के बाद सीधा बेस फॉर्म लगा सकते हैं। बेस फॉर्म क्रिया के उस रूप को कहा जाएगा जिसके साथ में आप ING प्लेस कर सकें, जहां से पूरी कहानी शुरू, वो बेस फॉर्म, उसे V0 कहा जाता है। तो V0 लगाएं या 2 प्लस V0, यहाँ पे इन्फिनिटिव होता, टू स्क्रिप्ट तो भी गलत नहीं होता, स्क्रिप्ट तो भी गलत नहीं। स्क्रिप्ट का मतलब पटकथा लिखना, पूरी कहानी लिखना, ठीक है। साथ में भारत ने यहाँ पे स्क्रिप्ट किया है अफगान कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सहायता की है अफगानिस्तान के संविधान को लिखने में, ठीक है। एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, साथ में यहाँ पे चुनाव करवाने में भी भारत ने मदद की है। तो यहाँ भी जो दे रखा है हेल्प किया, ये हैज़ हेल्प मान लीजिए, हेल्प के साथ में V0, अब सीधा इसने ये कंडक्ट लगाया है क्योंकि इसी हेल्प के साथ जुड़ा हुआ इसको मानेंगे। सहायता की है इलेक्शंस के संचालन में, एज वेल एज इनेबल्ड, अब ये इनेबल्ड है, यहाँ पे हैज़ मानिए, साथ में यहाँ पे समर्थ किया है, इनेबल का मतलब योग्य बनाना, समर्थ करना। द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफिशियल्स, अगले जो पीढ़ी के ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, सोल्जर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी सुनिश्चित किया है, इसको भी इनेबल किया है भारत ने,
ठीक है, तो ये कुछ भारत ने सहयोग किया है अफगानिस्तान का। इट सीम्स अनफॉर्चुनेट, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होता है। इट की वर्ब सीम्स है, अनफॉर्चुनेट यहाँ पे एडजेक्टिव है, सीम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा। एंड कॉम्प्लीमेंट वेन एवर इट कम्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस इट मीन्स देयर वुड बी अ नाउन, प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव। एन एडवर्ब कैन नॉट बी यूज्ड हियर एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडवर्ब का प्रयोग कभी नहीं होना है, याद रखना इस चीज़ को, ये गलत हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं इसको करता तो गलत हो जाता। तो ऐसा ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, देयरफॉर इसीलिए इसलिए ऐसा यूज़ किया क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में काफ़ी कुछ किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प की है, वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब अगले पीढ़ी के जो ऑफिशियल्स हैं, सोल्जर्स हैं, इनको ट्रेनिंग देने में, एजुकेशन देने में हेल्प की है, कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रिप्ट करने में हेल्प की है। इसीलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि दैट दिस बैंक ऑफ गुडविल, गुडविल का मतलब सद्भावना, ठीक है, अच्छे जो फीलिंग है उसको बोलते हैं गुडविल। दिस बैंक, बैंक का मतलब स्टोरेज मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो स्टोरेज है ना इस प्रकार की गुडविल का, केम टू नॉट, नॉट का मतलब जीरो, ये जीरो हो गया। एज द गवर्नमेंट डिसाइडेड, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इट वॉज सेफर टू पुल अप स्टेप्स, स्टेक्स का मतलब हिस्सेदारी, पुल अप का मतलब खींच लेना, पुल अप का मतलब विड्रॉ कर लेना मान लीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे पुल अप का मतलब स्टॉप कर देना भी कह सकते हो, ठीक है, स्टॉप, सीज, ये सब मीनिंग देगा। स्टॉप कह सकते हो या सीज कह सकते हो, बंद कर देना। तो ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है इसीलिए क्योंकि ये जो गुडविल का बैंक है, मतलब आपने एक स्टोरेज बन गया है। बैंक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट करवाते हैं बैंक है, तो ये एक स्टोरेज है। तो ये जो बैंक ऑफ गुडविल है, इस प्रकार की जो सद्भावना है, ये जीरो हो गई, ठीक है, क्योंकि एज यहाँ पे कंजंक्शन है, बिकॉज का मैंने देखा, कारण क्या रहा, क्योंकि सरकार ने डिसाइड किया कि ये अधिक सुरक्षित है कि वहाँ पे जो हिस्सेदारी है सरकार की, जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, उसको पुल अप करें, उसको स्टॉप कर दें, जो भी हमारे शेयर्स हैं वहाँ पे, जो भी हमारा हित बनता है अफगानिस्तान को लेकर, उनको स्टॉप कर दें। ये सेफर माना गवर्नमेंट ने। एम्यूलेटिंग, फॉलो करते हुए, एम्यूलेट का मतलब होता है फॉलो करना, कॉपी करना, इमिटेट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो एम्यूलेटिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ क्योंकि ये बता रहा है ऐसा करते हुए, क्या करते हुए, फॉलो करते हुए। ना तो इसने फॉलो किया यूएस और यूरोपियन कंट्रीज को, यूएस से पहले देखो द है, जिस भी देश के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द होगा वहां पे द होगा, तो यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं इसलिए द है। तो ना तो भारत ने कॉपी किया यूएस को या यूरोपियन कंट्रीज को, ठीक है। हु, अब देखो कंट्रीज के लिए तो विच आना चाहिए था, लेकिन पर्सोनिफाई करने के सेंस में ये हु का प्रयोग भी हो सकता है, गलत नहीं है, ठीक है। पर्सोनिफाई किया कि दो देश हैं, इनके नेताओं ने, इनकी सरकार ने जो किया है वो भारत ने नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिलोकेट किया। रिलोकेट का मतलब जैसे पहले इनके दूतावास यहाँ थे, इन्होंने यहाँ से हटा के और अपनी एम्बेसीज को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये रिलोकेट करना है। इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट, आउटपोस्ट का मतलब ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हैं जहाँ से मिलिट्री के संबंधी कार्य हैं वो होते हैं, ट्रेड संबंधी जो कार्य हैं वो होते हैं, तो ऑफिसेज जो हैं अपने वो शिफ्ट कर दिए इन्होंने, कहाँ पे, काबुल एयरपोर्ट। तो रिलोकेट कर दिया अपने डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट को यहाँ लाकर, तो टू लग गया कि यहाँ लाकर इन्होंने शिफ्ट कर दिया। ना ही, नीदर के साथ नोर आएगा, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर है। और ना ही भारत ने एम्यूलेट किया रशिया और चाइना और ईरान को, ठीक है। विच डिसाइडेड, अब देखो यहाँ इसने हु लगा दिया, यहाँ विच लगा दिया, दोनों ही राइट है। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे विच लगाओगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्सोनिफाई करोगे तो हु लगा सकते हो। इन्होंने क्या डिसाइड किया, नॉट टू वैकेट, वैकेट का मतलब खाली करना, देयर एम्बेसीज, देयर इसलिए आ गया क्योंकि ये 3 कंट्रीज हैं, एक से अधिक हैं, प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। इन्होंने अपने एम्बेसीज को वहाँ से खाली कराना, मतलब ऐसा डिसाइड किया कि हम खाली नहीं करेंगे। तो ना तो रशिया, चाइना, ईरान ने वहाँ से खाली किया, ना यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने किया। भारत ने जल्दीबाजी में वहाँ पे एम्बेसीज खाली करवा ली, इसी को लेकर पूरा आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ था इसके अंदर। आगे देखिए, गोइंग फॉरवर्ड, अगर आगे बढ़ें, प्रोसीड करें आगे, तो द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन, तो गवर्नमेंट को समझाना पड़ेगा। मस्ट यहाँ पे जोड़ दे रहा है, ऑब्लिगेशन है, सरकार को समझाना पड़ेगा। गवर्नमेंट की वर्ब मस्ट एक्सप्लेन है। हाउ इट एक्सपेक्ट्स टू अप्रोच द न्यू रेजिम, रेजिम का मतलब सिस्टम या गवर्नमेंट है। ये वर्ड तो काफ़ी बार आपने मेरे साथ देखा होगा आर्टिकल्स में, सिस्टम या गवर्नमेंट। अब सरकार को क्या समझाना पड़ेगा कि हाउ इट एक्सपेक्ट्स, कि ये कैसे एक्सपेक्ट करती है, सरकार कैसे एक्सपेक्ट करती है टू अप्रोच, कि सरकार की अप्रोच क्या होगी, किस चीज़ की, द न्यू रेजिम इन अफगानिस्तान के सरकार, जहाँ पे एक नया सिस्टम स्थापित हो गया है अफगानिस्तान में, तालिबान वहाँ पे सत्ता में हैं, तो अब कैसी अप्रोच होगी भारत की। वंस इट इज़ फॉर्म्ड, जब ये बन जाती है, जब ये रेजिम बन जाता है, ये रेजिम के लिए इट आ रहा है, ये प्रोनाउन हो गया,
इज फॉर्म्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया। फॉर्म का मतलब क्रिएट होना होता है, क्रिएट करना होता है। इट इज स्टिल अनक्लियर, स्टिल एडवर्ब है, इसका मतलब इवन नाउ होता है, अभी भी। तो ये अभी भी अस्पष्ट है वेदर कि क्या दिस विल बी मेयरली अ रिपीट, मेयरली का मतलब होता है ओनली। तो ये अभी भी क्या है, ये एकदम अस्पष्ट सा है कि क्या ये जो है विल बी मेयरली रिपीट, कि क्या ये पुनरावर्ती होगी। रिपीट का मतलब होता है पुनरावर्ती होना, रिपीटेशन होना, है ना। रिपीट यहाँ पे नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर दे रखा है। तो क्या ये पुनरावर्ती होगी किसकी, ब्रूटल रेजिम की। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूअल, रेजिम का मतलब वही सिस्टम, कि एक निर्दयी सरकार, एक बिल्कुल कह सकते हो क्रूर सरकार फिर से देखने को मिलेगी। सीन फ्रॉम 1996 टू 2001, 1996 से 2001 में जैसी सरकार थी तालिबान की, क्या वैसी ही सरकार होगी। या फिर वेदर नेगोशिएशंस आर अंडर वे फॉर अ मोर इंक्लूसिव कोलिशन। कोलिशन का मतलब गुट होता है, ग्रुप होता है। अंडर वे का मतलब प्रोग्रेस होना होता है। या फिर बातचीत चल रही है किसके लिए, कि अधिक इंक्लूसिव कोलिशन होगा, मतलब समावेशित करने वाला, सबको शामिल करने वाला एक गुट बनेगा। इंक्लूडिंग सेवरल फॉर्मर लीडर्स ऑफ अफगानिस्तान, जिसमें शामिल होंगे, इंक्लूडिंग प्रपोजिशन है, सेवरल एक डिटर्मिनर है, इसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा, जिसमें अनेकों भूतपूर्व नेता जो हैं अफगानिस्तान के वो शामिल होंगे। क्या ऐसा कुछ नेगोशिएशन चल रहे हैं। विल फ्रक्टिफाई इनटू अ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। फ्रक्टिफाई का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस ए गुड और यूजफुल रिजल्ट, उपयोगी या फिर अच्छा परिणाम प्राप्त करना। तो ये जो चीजें हैं ना वो एक फ्रक्टिफाई होंगी, मतलब इसका रिजल्ट ये निकलेगा इनटू अ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का मतलब हो गया चेंजिंग गवर्नमेंट। जैसे अफगानिस्तान की सत्ता गई, गनी जो राष्ट्रपति थे वो हटे और अब ये तालिबान की सत्ता आई, तो ट्रांजिशनल है ये परिवर्तनशील जो सरकार है उसकी बात कर रहा है। फिर समझिएगा, इट इज स्टिल अनक्लियर, ये अभी भी अस्पष्ट है, वेदर कि क्या दिस विल बी मेयरली अ रिपीट ऑफ द ब्रूटल रेजिम, कि क्या तालिबान का जो शासन देखा गया था 1996 से 2001 के बीच, क्या उसी तरह का क्रूर शासन का रिपीट होगा ये। या फिर नेगोशिएशन चल रहा है तालिबानियों के बीच में कि अधिक इंक्लूसिव कोलिशन होगा, एक ऐसा गुट बनाएंगे जो सभी को शामिल करेगा, और उसमें शामिल कौन होंगे, अफगानिस्तान के भूतपूर्व लीडर्स भी इसमें शामिल होंगे। विल फ्रक्टिफाई इनटू अ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, और यहाँ पे ये भी विल मतलब ये भी नेगोशिएशन चल रहे हैं कि क्या यहाँ पे ये जो नेगोशिएशंस हैं जो अंडरवे हैं वो फ्रक्टिफाई होंगे, है ना। नेगोशिएशन आर अंडरवे, तो वो नेगोशिएशंस जो अंडरवे हैं क्या इनका रिजल्ट ऐसा निकलेगा, मतलब ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के रूप में जो सरकार नहीं आएगी उस रूप में एक रिजल्ट निकलेगा इसका। तो ये सब कुछ यहाँ पे देखना बाकी है। द राइज ऑफ तालिबान, राइज यहाँ पे नाउन है, जो उत्थान हुआ है तालिबान का, उदय हुआ है तालिबान पावर का, तालिबान की सत्ता का, शक्ति का। एंड दैट ऑफ, दैट यहाँ पे इसी राइज के लिए दे रखा है, रिपीट किया है इसने, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको, रिपीटेशन नहीं हो नाउन का, इसलिए इसका यूज किया गया है। तो तालिबान पावर का उदय, और साथ में ग्रुप्स, द ग्रुप्स, ग्रुप मतलब तालिबान की बात है। पाकिस्तानी बैकर्स, बैकर का मतलब सपोर्टर, इस ग्रुप को सपोर्ट करने वाले जो पाकिस्तानी जो समर्थक हैं उन ग्रुप का, उस ग्रुप का उत्थान, इज, अब चूंकि उत्थान ही बात है ये, तो अब ये इसके लिए इज आ गया, तो इज अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी कंसर्न, तो ये एक विशेष करके सुरक्षा चिंता है। एज, क्योंकि ग्रुप्स सच है, जैसे कि जो कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि लश्कर तैयबा है और जैश ए मोहम्मद है, कुड यूज अफगानिस्तान, ये इस्तेमाल कर सकते हैं अफगानिस्तान का, किस रूप में, एज ए स्टेजिंग बेस। स्टेजिंग बेस का मतलब कि सारी मिलिट्री को साथ में आपने ले लिया, सारे आतंकवादियों को साथ में इकट्ठा कर लिया ताकि अगले ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। तो ये एक स्टेजिंग बेस बन सकता है टेरर अटैक्स के लिए इन इंडिया, भारत में आतंकी हमलों के लिए। फिर समझिए, तालिबानी शक्ति जो है उसका उदय, और इस तालिबान का जो ग्रुप है, इस ग्रुप के पाकिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं उसका जो उदय है, ये एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी कंसर्न है, एक विशेष सुरक्षा चिंता है। कारण क्या है, क्योंकि ग्रुप जैसे कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स जो हैं, सच का एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, वो कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताने के लिए है, तो ये इस्तेमाल कर सकता है अफगानिस्तान का एक स्टेजिंग बेस के रूप में, किस लिए, भारत में आतंकी हमलों के लिए। ठीक है। फाइनली अंततः द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन, गवर्नमेंट को यह भी समझाना पड़ेगा कि हाउ इट विल अप्रोच द अफगान पीपल, कि वो कैसे अफगानिस्तान के लोगों को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को यह भी समझाना पड़ेगा कि कैसे गवर्नमेंट की अप्रोच रहेगी अफगानिस्तान के लोगों को लेकर, स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली, विशेष करके दोज हुज लाइव्स कुड बी इन डेंजर, विशेष करके वो लोग
जिनके जीवन खतरे में हैं, इंक्लूडिंग इसमें शामिल हैं कौन कौन से लोग हैं, एम्बेसी का स्टाफ भी है, एसोसिएट्स भी हैं, सहयोगियों को एसोसिएट्स बोलते हैं, दोज वो लोग शामिल हैं वर्किंग ऑन इंडियन प्रोजेक्ट्स, जो कि इंडियन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक लोग शामिल हैं, इंक्लूडिंग दोज इस्लामिक सेक्ट्स, तो इस सेक्ट का मतलब पंथ या संप्रदाय होता है, ठीक है। इसमें वो लोग भी शामिल है जो इस्लामिक संप्रदाय के हैं, सच है जैसे कि हजाराज, ये एक सेक्ट है, वहाँ का एक पंथ है, संप्रदाय है अफगानिस्तान का। अब ये हु जो है इसके लिए है, ये वो सेक्ट या संप्रदाय हैं हु हैव बीन टारगेटेड, जिनको टारगेट किया गया है, एज वेल एज वीमेन, और साथ में महिलाएं भी हैं। फिर समझिएगा, अंततः ये एडवर्ब हो गया, गवर्नमेंट की वर्ब मस्ट एक्सप्लेन है, सरकार को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाउ इट विल अप्रोच, कि कैसे सरकार, इट यहाँ पे प्रोनाउन सरकार के लिए आ गया, कि कैसे सरकार अप्रोच करेगी अफगानिस्तान के लोगों को। लोग कौन कौन से हैं, विशेष करके वो लोग हैं जिनकी जिंदगी खतरे में हो सकती है, कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताएगा। इसमें वो शामिल हैं जो एम्बेसी स्टाफ हैं, एंड एसोसिएट जो सहयोगी हैं वो शामिल हैं, वो लोग शामिल हैं जो इंडियन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ वाले लोग शामिल हैं, इसमें इस्लामिक सेक्ट्स के लोग भी शामिल हैं, जैसे कि हजाराज हैं जिनको टारगेट किया गया, पैसिव वॉइस है ना, साथ में महिलाएं भी हैं, ठीक है। तो इनके प्रति अप्रोच कैसी होगी भारत की, वो देखना है। अ मोर ओपन लिबरलाइज्ड वीजा पॉलिसी, अधिक ओपन, बिल्कुल खुला है, कुछ भी मतलब सीक्रेट नहीं है वो ओपन। लिबरलाइज्ड का मतलब उदारवादी, अधिक स्ट्रिक्ट नहीं है, लीनियंट। वीजा पॉलिसी, वीजा नीति, एंड मोर स्विफ्ट प्रोसेसिंग, और अधिक तेजी से प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर समझना, एक अधिक ओपन मतलब पहले की तुलना में ज्यादा ओपन, कुछ भी सीक्रेट नहीं है, और लिबरलाइज्ड वीजा पॉलिसी में नियमों को अधिक ढिलाई जिसमें दी गई है, ठीक है। और एक अधिक स्विफ्ट प्रोसेसिंग, स्विफ्ट का मतलब हो गया बहुत तेज गति से प्रोसेसिंग, किसकी, न्यूली लॉन्च्ड स्पेशल ई इमरजेंसी एक्स मिस्क, ये एक नया वीजा भारत ने आपातकालीन वीजा लॉन्च किया है, ताकि जो अफगानिस्तान के लोग भारत में एंट्री लेना चाहें तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है फटाफट हो जाए, उन वीज़ा एप्लीकेशंस को फटाफट ट्रैक कर सकें, उसके लिए ये बनाया गया है, एक ई वीज़ा लॉन्च किया गया है, उसका नाम है ई इमरजेंसी एक्स मिस्क। और ये इस बार करंट अफेयर्स में कभी ना कभी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट कर लेना। तो अधिक ओपन लिबरलाइज्ड वीजा पॉलिसी और अधिक स्विफ्ट प्रोसेसिंग किसकी, नई जो लॉन्च किया गया स्पेशल ई वीजा है ये वाला। वुड रीअश्योर, तो ये सब चीजें जो है वो रीअश्योर करेंगी, पुनः आश्वस्त करेंगी, किसको, दोनों को। एक तरफ अफगान्स हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है। क्या आश्वस्त करेंगी, आश्वस्त करेंगे कि क्या भारत का जो एग्जिट है, भारत का जो निकासी है, भारत का जो निकलना है अफगानिस्तान से इज नॉट परमानेंट, कि ये जो है भारत का जो निकलना है वहां से वो परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। एंड इट विल रिटेन, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन करना, और भारत जो है, इट यहाँ पे भारत के लिए आ रहा है, और भारत क्या करेगा, मेंटेन करेगा, बनाए रखेगा इट्स ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट, अपने पारंपरिक और ऐतिहासिक जो हित हैं वो बना के रखेगा इन द कंट्री, इस देश में मतलब अफगानिस्तान में, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों में। डेस्पाइट किसके बावजूद, ये प्रेपोजिशन होता है, और डेस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं लगता है, ये बात आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। और कभी भी ये एडवर्स इवेंट, एडवर्स का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, इवेंट्स का मतलब घटनाएं, देयर मतलब वहां पे चाहे विपरीत हालात क्यों ना हो, लेकिन भारत इनके लोगों का साथ नहीं छोड़कर जाएगा। फिर समझना, तो कह रहा है कि ये सब चीजें हो गई। ये रीएश्योर करेगा कि दोनों अफगानिस्तान के लोग भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी रीएश्योर करेगा, पुनः आश्वस्त करेगा, विश्वास दिलाएगा कि दैट कंजंक्शन है कि भारत का जो एग्जिट अफगानिस्तान से वो परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, और भारत जो है अपना पारंपरिक और जो ऐतिहासिक हित हैं वो बना के रखेगा इस देश में, इनके लोगों में, किसके बावजूद, विपरीत स्थितियों के बावजूद, ठीक है। तो ये था इस एडिटोरियल में। अब मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।